नमस्कार। आपके सामने द डेस्टिनेशन आईएएस की तरफ से नया वीडियो नए मुद्दे पर प्रस्तुत है। अभी हाल में आपने देखा सुना होगा कि बिहार में विधानसभा में काफ़ी कुछ हुआ और अभी भी वो मैटर चर्चा में है, चल रहा है। बिहार विधानसभा ने एक एक्ट पारित किया है, फाइनली पारित हो गया है, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एक्ट 2020। और इस एक्ट को लेकर के पक्ष और विपक्ष के बीच गर्माहट इतनी ज़्यादा बढ़ गई। समय था वो आपका 23, 24 और 25 मार्च। बिहार विधानसभा में इस बात को लेकर के बेहद गंभीर तरीके से बहस हुई, चर्चा हुई, जिसमें मुंह का इस्तेमाल न होकर के लात का मुक्कों का इस्तेमाल हुआ, झगड़ों का इस्तेमाल हुआ। विधानसभा के स्पीकर के आसन पर पहुंच करके उनसे उनके बिल को फाड़ा गया, उनसे छीना गया। स्थिति ये हो गई कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष को अंततः मजबूर होकर के पहले मार्शल को कहना पड़ा कि भाई इन जो माननीय सदस्य हैं इनको कृपा करके बाहर निकाला जाए। लेकिन जब वो कृपा करके बाहर नहीं निकले तो बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने एक असाधारण कदम उठाया, जो कि बिहार की ही नहीं भारत की संसदीय परंपरा में भी, मैं एग्जैक्ट कंफर्म नहीं हूं, लेकिन शायद ये पहली बार होगा कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस को बिहार विधानसभा के भीतर प्रवेश कराया गया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से कहा गया कि ये जो माननीय हैं और ये जो संसदीय आचरण कर रहे हैं, एक नई परंपरा डाल रहे हैं, इन माननीयों को पूरे सम्मान के साथ, जैसे सम्मान के ये हकदार हैं, उस सम्मान के साथ इन्हें यहाँ से बाहर निकाला जाए। और तब बिहार विधानसभा के मार्शल और बिहार की पुलिस, उन लोगों ने मिलकर के विपक्ष के उन माननीय सांसदों की बड़ी गंभीरता से कुटाई करी, खिंचाई करी, सुताई करी। और स्थिति ये हो गई कि कुछ माननीय विधायकों को स्ट्रेचर पर लद करके जाना पड़ा, कुछ के सरोर फूटे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तमाम ऐसी चीज़ें हुई जो कि भारत के संसदीय आचरण को एक नई ऊंचाई पर लेकर गईं। एक नया इतिहास लिखा बिहार के विधानसभा ने। उस इतिहास को लिखने के पीछे का रीजन था ये एक्ट, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम या बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एक्ट, जिसका विरोध कर रहा था विपक्ष। और विपक्ष ये कह रहा था कि ये एक ड्रैकोनियन लॉ है, ये रॉलेट एक्ट जैसा कोई कानून है जो बिहार के पुलिस को इतनी शक्ति दे देगा, इतना ज़्यादा उसे एम्पावर कर देगा कि बिहार में संविधान के राज की जगह पुलिस का राज स्थापित हो जाएगा। और ऐसे में जो बिहार की मर्यादा है, लोकतंत्र है, उसका हनन हो जाएगा। पुलिस के पास इतने अधिकार आ जाएंगे कि जब वो जिसको चाहेगी उठा के बंद कर देगी, वगैरह वगैरह। इस तरह से ये विपक्ष का कहना था कि ये पुलिस को उसके अधिकारों को और ज़्यादा बढ़ा करके और पुलिस को एक तरह से आतताई बनाने की कोशिश है। इस कोशिश के विरोध में विपक्ष ने जो मोर्चा खोला, उसमें संसदीय परंपराओं का कहीं ध्यान नहीं था। उसके जरिए विपक्ष अगर वास्तव में बहस करता, जो मुद्दे उसके ऑब्जेक्शनेबल थे उन पर वो बात करता, तो बात दूसरी होती। लेकिन यहाँ बात दूसरी हुई। अब इस रिसेंट संदर्भ को समझने से के लिए हमें थोड़ी सी बिहार पुलिस के इसके स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझना होगा। देखिए, बिहार में ही नहीं, बिहार से बाहर भी जितने भी स्टेट हैं, उनके पास पुलिस की संरचना दो प्रकार से होती है। एक जिसे हम जनरली जिला पुलिस कहते हैं, यह वह पुलिस है जिससे कि हम आए दिन टकराते हैं, जो पुलिस चौकियों में रहा करती है, थानों में रहा करती है, सामान्य अपराध का अन्वेषण किया करती है, सामान्य अपराध के रोक करने की कोशिश किया करती है। ये कहलाती है बिहार डिस्ट्रिक्ट पुलिस। और ये सिर्फ बिहार में नहीं है, हर राज्य में, चूंकि पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस राज्य सूची का विषय है, तो राज्य को यह अधिकार मिला हुआ है पुलिस पर। असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए, विशेष कार्यों के लिए पुलिस का एक अलग बल गठित किया जाता है, जो कि अर्धसैनिक बल होता है। और ये बल भी सभी राज्यों के पास है। ये रिजर्व पुलिस बटालियंस होती हैं जिन्हें विशेष कामों में ही लगाया जाता है। जनरली पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस में
इन्हें कभी कभी लगाया जाता है जब आवश्यकता हो गई, कभी दंगा हो गया, कोई बहुत बड़ा समारोह होना है, बहुत बड़ा कोई वो मतलब कोई भी ऐसी चीज़, चुनाव होना है या इस तरह का कोई बड़ा आयोजन होना है या कोई बड़ी सी समस्या आ गई है, तो वहाँ पर के लिए अलग से बटालियन रखी जाती है, अलग से पुलिस की संरचना ही तैयार की जाती है। और सिर्फ बिहार की बात नहीं है, बिहार से बाहर भी हर स्टेट के पास है। तो ये दूसरी संरचना जो होती है ये कहलाती थी बिहार में बिहार मिलिट्री पुलिस या बीएमपी। अब जो बिहार में पुलिस है वो जाहिर सी बात है बाकी राज्यों में जब आई तो बिहार में भी आई। बिहार की जो पुलिस है ये बंगाल पुलिस एक्ट 1861, जिससे पहली बार भारत में पुलिस की संरचना, आधुनिक पुलिस की संरचना स्थापित हुई थी, उसके तहत गवर्न होती थी। उसके बाद 1861 से देश आज़ाद हुआ 1947 में। बाद में जो बंगाल पुलिस एक्ट 1861 था, उस बंगाल में बिहार भी शामिल था, ओडिशा भी शामिल था, झारखंड भी शामिल था, पश्चिम बंगाल भी शामिल था, और वहाँ की पुलिस वहीं से गवर्न होती थी। तो सभी राज्यों ने अपना अपना फिर से कानून पारित किया और पारित करके अपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस को अपने कानून के तहत लेकर आए। और उस संदर्भ में बिहार ने भी अपना बिहार पुलिस एक्ट 2007 पारित किया। और अब जो बिहार की डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, थाने वाली जो पुलिस है, वह पुलिस बिहार पुलिस एक्ट 2007 के तहत गवर्न हो रही है। लेकिन ये काम जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस के संदर्भ में हुआ था, वह काम मिलिट्री पुलिस के संदर्भ में नहीं हुआ था। मिलिट्री पुलिस अभी भी गवर्न हो रही थी बंगाल मिलिट्री पुलिस एक्ट 1892 से, और बंगाल ने, ओडिशा ने अपना अपना एक्ट बदल दिया था। उन्होंने अपने एक्ट बना लिए थे और उसके तहत उनकी पुलिस गवर्न हो रही थी। लेकिन हमारी पुलिस अभी भी 1892 के इस एक्ट से ही गवर्न हो रही थी। और इसलिए बिहार के सरकार ने ये नया कानून जो बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एक्ट 2020 है, ये पारित किया ताकि ये बंगाल मिलिट्री पुलिस एक्ट 1892 को रिप्लेस किया जा सके और उसकी जगह जो आपकी बीएमपी है वह अपने बिहार के कानून के तहत शासित हो सके। इसके लिए बिहार सरकार ने ये नया कानून, जिसकी इतनी चर्चा है और जिस पर इतना बवाल है, जितना हंगामा है, वो नया कानून बीसैप एक्ट 2021 पारित कर दिया है। फाइनली वो दोनों सदनों से पारित हो गया है बवाल के बावजूद। अब थोड़ी सी बात हम अपने बीएमपी की कर लें, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा डिस्कशन है वो बीएमपी के संदर्भ में है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के संदर्भ में है नहीं। बीएमपी जो है ये बिहार के अर्धसैनिक पुलिस बल है, बिहार सरकार द्वारा गवर्न है और अब की तारीख में बिहार के कानून द्वारा भी गवर्न है, क्योंकि अब इसमें हो चुका। ये कुल मिला के 16 बटालियनें इसकी बिहार में है। एक बटालियन में 1000 मेंबर होते हैं, यानी कि आज की तारीख में 16,000 मेंबर इसमें है पुलिस में, बीएमपी में। इसमें एक विशिष्ट बटालियन है जिसे गोरखा बटालियन कहा जाता है। ये गोरखा पुलिस बटालियन है। अभी आपने कल रिजल्ट देखा होगा, कल रिजल्ट आया है बिहार पुलिस का, तो आप उस रिजल्ट को ध्यान से पढ़ें तो उसमें ये चीज़ मिलेगी आपको कि बिहार गोरखा बटालियन में इतने लोगों को नियुक्त किया गया है, बिहार मिलिट्री पुलिस में इतने लोगों को, होमगार्ड में इतने लोगों को, ऐसे आपको बताया गया है। तो ये जो बिहार गोरखा पुलिस बटालियन है ये स्पेशली बिहार में वीवीआईपी की सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। साथ में 2006 में जब बिहार में नक्सलिज्म बढ़ा, उसका प्रसार बढ़ा, तो उसको नियंत्रित करने के लिए यह काम भी सौंपा गया बीएमपी को 2006 से। तो 2006 से बीएमपी को ये काम सौंपा गया कि भाई नक्सली मूवमेंट को भी टाइम करने की कोशिश में आप रहिए, तो उसके लिए अलग बटालियन बनाई गई। साथ में जिस तरह से बिहार में केंद्रीय बल सीआईएसएफ तैनात है औद्योगिक परिसरों की सुरक्षा के लिए, उसी तरह से बिहार सरकार ने इसी बीएमपी के तहत 2 बटालियन और गठित की। ठीक उसी तर्ज पर, उसी तरीके से बीआईएसएफ, सीआईएसएफ की जगह पे बीआईएसएफ, बिहार इंडस्ट्रियल जो पुलिस है, तो सीआईएसएफ की जगह पर बीआईएसएफ का गठन किया गया। ये जो बीएमपी है इसका काम समझें, क्योंकि हमें इसी पर अपने आप को केंद्रित रखना है। तो बीएमपी का काम जो है, जो काम है वही काम आगे भी रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। इसका काम क्या है, तो भाई नक्सली हिंसा से निपटना। अभी मैंने बताया 2006 में ये इसको एम्पावर किया गया था कि भाई नक्सली हिंसा से निपटिए।
वीवीआई की सुरक्षा देना, गोरखा बटालियन अलग से इसके लिए है कि वीवीआई को सुरक्षा दीजिए। औद्योगिक प्रतिष्ठान है, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है, इनकी सुरक्षा करना। इसके साथ में हवाई अड्डे की, मेट्रो की या इस तरह की जो चीज़ें हैं उसकी सुरक्षा करना, ये इनका काम है और आज भी यही काम है और इस कानून के तहत भी यही काम है। चलें अब हम ये समझें कि जो बवाल हुआ वह बवाल इस कानून के दायरे में कितना था, कानून की समझ पर कितना आधारित था और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के समझ के आधार पर कितना था। तो ध्यान दें, जो प्रमुख प्रोविज़न है इस एक्ट के, उसमें पहला प्रोविज़न है कि इसका नाम बदलेगा और ये बिहार मिलिट्री पुलिस की जगह अब बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस कहलाएगी। यानी पहली चीज़ कि अब हमें नाम बदलने की आदत डाल लेनी चाहिए। अब ये बीएमपी की जगह बीसैप कहलाएगा। ऐसा क्यों होगा? इस पर कोई भ्रांति नहीं है, ना इस पर कोई किसी को आपत्ति है। इसके पीछे का रीजन समझ लिया जाए। इसके पीछे का रीजन ये है कि केंद्र सरकार ने ये सभी राज्यों को प्रोत्साहित किया कि जिन किन्हीं राज्यों में भी अगर उनके यहाँ की जो मिलिट्री पुलिस या अर्धसैनिक बल है जो कि हर राज्य के पास है, तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने राज्यों को प्रोत्साहित किया इस बात के लिए कि भाई आपके यहाँ जो भी इस तरह के बल हैं उन्हें मिलिट्री या पैरा मिलिट्री शब्द से अलग करिए, ये शब्द हटाइए, इस शब्द को हमारे लिए रहने दीजिए ताकि एक डिफ्रेंसिएशन बना रहे। केंद्रीय सुरक्षा बलों और राज्य के सुरक्षा बलों के बीच एक डिफ्रेंसिएशन जरूरी है। इस डिफ्रेंसिएशन के लिए जहाँ पर भी मिलिट्री शब्द या पैरा मिलिट्री शब्द है, इस शब्द का इस्तेमाल आप लोग बंद करें और आप उसकी जगह कुछ और शब्द का इस्तेमाल करें। जैसे कि यूपी में है तो यूपी अपने बल को एमपी, एम शब्द नहीं इस्तेमाल करता, वो पीएसी शब्द का इस्तेमाल करता है ना। तो वहाँ पे मिलिट्री शब्द नहीं है। हमारे यहाँ चूंकि 1892 के एक्ट में कोई संशोधन ही नहीं हुआ था, तो हमने किया क्या कि हमें वही बीएमपी चल रहा था, बिहार मिलिट्री पुलिस। अब इंडियन मिलिट्री पुलिस एक होती है, आप किसी भी एरिया से जाएं तो इंडियन मिलिट्री होती है और एक इंडियन मिलिट्री पुलिस होती है। आप एयरफोर्स में जाएंगे तो एयरफोर्स की पुलिस होगी, उसमें नेवी में जो उनके अपने उसके लिए होती है, मेंटेनेंस के लिए। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता था। तो केंद्र सरकार ने कहा था कि भाई आप नाम चेंज करिए, है ना, और ये जो मिलिट्री या पैरा मिलिट्री शब्द है ये मेरे लिए रहने दीजिए, आप लोग उसकी जगह कोई और चीज़ इस्तेमाल करिए। तो एक तो कारण ये था कि बीएमपी की जगह अब ये बीसैप कहलाएगा। दूसरा जहां पर बवाल है, जहां पर कहा गया कि ये लॉ एकदम काला कानून है, ड्रैकोनियन लॉ है, ये पुलिस को एम्पावर करेगा, ये कहा गया कि पुलिस अराजक हो जाएगी इसके जरिए, वह था इसका सेक्शन 7, 8 और 9। इसमें आपको इस एक्ट के बीसैप एक्ट का सेक्शन 7, 8 और 9 बीसैप को ये अधिकार देता है कि वो बिना वारंट के किसी व्यक्ति को सर्च कर सकता है, या अगर उसे सस्पिशन क्रिएट हो, उसे लगे कि कुछ गड़बड़ है, तो वो उसे डिटेन भी कर सकता है, उसे रोक सकता है, उसे गिरफ्तार कर सकता है। इसी बात को लेकर के बवाल है कि ये तो भाई पुलिस को आपने इतनी शक्ति दे दी कि अब जिसको मन करेगा उसको डिटेन कर देगी, जिसको मन करेगा उसके घर में घुस जाएगी, सर्च कर लेगी वगैरह वगैरह, और इस तरह से पुलिस बिल्कुल अराजक हो जाएगी, पुलिस का राज कायम हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें कही गई। और सच में पुलिस को अगर ये अधिकार है तो पुलिस सुपर पावर हो जाती है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। हमने अपने इतिहास में रॉलेट एक्ट का विरोध इन्हीं कारणों से किया था, क्योंकि वो बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील कानून था, इसलिए हमने रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। और यहां पर भी पुलिस को ये पावर जो दी जा रही है, इस पावर के जरिए पुलिस एकदम सुपर पावर हो जाएगी, उसको कोई जवाबदेही रही ही नहीं, उसको शक हुआ पकड़ लेगी। और भाई ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई। इस बात के लिए विपक्ष अगर बवाल कर रहा है तो कुछ गलत नहीं कर रहा, लेकिन गलत कर रहा है। समझिए क्या समझना, ये है कि ये जो पावर है, पहली चीज आपके बिहार डिस्ट्रिक्ट पुलिस को नहीं मिल रही है। पहली चीज ये समझना है कि ये जो पावर है बिना वारंट के आपको सर्च करेगी, बिना वारंट के गिरफ्तार करेगी, ये पावर मिल रही है बीसैप को। आपके थाने में जो पुलिस है, ऐसा नहीं है कि उसको मन करेगा तो आपको धर ले जाएगी, ऐसा नहीं है। आपके थाने में बैठी पुलिस को ये हक नहीं मिल रहा।
ये हक, ये कानून सिर्फ बीसैप को देने जा रहा है, यानी बीएमपी को देने जा रहा है। आपके थाने की पुलिस के पास जो हक है, मैं अभी बताऊंगा आपको, आपके थाने की पुलिस के पास जो हक है वो यथावत है, पहले से जो है सो चल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। यानी आपके जो ये बात कही जा रही है कि पुलिस राज कायम हो जाएगा, वह पुलिस राज कौन कायम करता है? आपके थाने का थानेदार कायम करता है। ये ब्रिटिश काल से ये चीजें हैं, प्रवृत्ति हैं हमारे यहाँ। तो थानेदार अपने एरिया का सुप्रीम कमांडर होता है, लेकिन उसको ये पावर नहीं मिल रही है, ये पावर मिल रही है बीसैप को, पहली चीज। अब जो मिल रही है, क्या ये अजूबा है? क्या ये राज्य की सरकार ने बीएमपी को अजूबी चीज दे दी है? इससे पहले क्या ये पावर्स नहीं थी? अब उस पर आ जाए। यही वो जगह है जहां पर हम अपने मुख्यमंत्री की बात को याद करेंगे। उन्होंने विधानसभा में खड़ा होकर के कहा था कि विपक्ष को ये कानून कायदे से पढ़ना चाहिए था। पढ़ के आती, उसकी जो आशंकाएं थी, उसकी जो भ्रांतियां थीं, वो भ्रांतियां हम बहस में दूर करते, उनको बताते कि भाई ये चीज ऐसे आई है, ऐसे आई है, इसका ओरिजिन यहां से है। तो उसने विपक्ष ने पढ़ने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि पढ़ना उनकी हॉबी नहीं है। अध्ययन करना, होमवर्क करना उनकी हॉबी नहीं है। जो हॉबी है उसके हिसाब से उन्होंने बिहेव किया विधानसभा में। अब समझिए, अभी आपको बताया गया कि जो बीएमपी है उसके पास औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए, पुरातात्विक स्थानों के लिए, कल्चरल से रिलेटेड जो हमारे हेरिटेज हैं उनकी सुरक्षा के लिए, वीआईपीज की सुरक्षा के लिए, नक्सली हिंसा से निपटने के लिए, सांप्रदायिक दंगों से निपटने के लिए उनको काम दिए जाते हैं। और विशेष करके बीएमपी को हम लगाने जा रहे हैं औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में। और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में अभी जो बिहार में लगी हुई है वो है आपकी सीआईएसएफ, जो केंद्रीय सुरक्षा बल है, सीआईएसएफ, वो लगी हुई है। और सीआईएसएफ जिस कानून के तहत गवर्न हो रही है वो है सीआईएसएफ एक्ट 1968। और सीआईएसएफ जो बिहार में है और बिहार में काम कर रही है, ये सीएपीएफ के अधिकारियों द्वारा वहां से डिप्लॉयड होके आते हैं और उन अधिकारियों द्वारा गवर्न होने वाली एक पुलिस संस्था है जिसका काम है औद्योगिक सुरक्षा का माहौल क्रिएट करना, उद्योगों को सुरक्षा देना। और इस एक्ट में ध्यान दें, इस एक्ट के सेक्शन 11, 12 और 13, सीआईएसएफ एक्ट के सेक्शन 11, 12 और 13 में ऑलरेडी ये अधिकार बिहार में जो नियुक्त सीआईएसएफ है वो पहले से एक्सरसाइज कर रहा है। सीआईएसएफ जो बिहार में नियुक्त है उसको ठीक यही अधिकार जो कि बीसैप को दिया जा रहा है, वह अधिकार सीआईएसएफ एक्ट 1960 एक्ट के सेक्शन 11, 12 और 13 के तहत सीआईएसएफ ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहा है। कोई नई चीज नहीं दी गई है इसको। दूसरी चीज कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 जो ये बनाया गया था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हम लोगों ने अपना संशोधन किया था आजादी के बाद, जो उसके तहत जो आपकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, ध्यान दे, जो कहा जा रहा है कि ये पावर मिल गई तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस अराजक हो जाएगी और बिहार में पुलिस राज कायम हो जाएगा। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 41 और सेक्शन 165 आज से नहीं, 1973 से। और ये किसके लिए है? ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लिए है, वो थाने वाली पुलिस, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कानून उसको पावर दे देगा, और पावर दे देगा तो वो पुलिस का राज कायम कर देगी, जिसको मन करेगा उठाएगी, पकड़ेगी, धरेगी। ऑलरेडी ये पावर, यानी कौन सा पावर? बिना वारंट तलाशी और गिरफ्तारी का पावर आपके क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 41 और सेक्शन 165 के तहत ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रही है 73 से। बिहार के पुलिस के सामने अपराध हो रहा है तो कोर्ट नहीं जाएगी वारंट ले आने,
कॉग्निजेबल ऑफेंस उसके सामने हो रहा है, तो वो कोर्ट नहीं जाएगी कि भाई महाशय मुझे वारंट दीजिए, वहां पर वो मार रहा है, मुझे उसको पकड़ना है। इतना करेगी तब तक तो अपराधी काम करके निकल जाएगा। तो उसके लिए ऑलरेडी बिहार की पुलिस को, डिस्ट्रिक्ट पुलिस को सेक्शन 41 और 165 के तहत यह अधिकार है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता हुआ देखे या होने की संभावना भी नजर आए तो वो शक के आधार पर भी बिना वारंट सर्च भी कर सकती है और डिटेन भी कर सकती है। ये अधिकार बिहार पुलिस को पहले से मिला हुआ है, और सिर्फ बिहार पुलिस को नहीं मिला हुआ है, सभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस को मिला हुआ है, क्योंकि सभी राज्यों की डिस्ट्रिक्ट पुलिस इसी के तहत गवर्न हो रही है, यही सेक्शन से इस्तेमाल कर रही है, तो सबको मिला हुआ है। और 73 से लेके अब तक क्या बिहार में पुलिस राज कायम हो गया? मान लीजिए ये चीज पहली बार मिल रही होती तो जरूर ये बात होती कि हाँ पुलिस राज कायम हो जाएगा, पुलिस आतताई हो जाएगी, अराजक हो जाएगी। ऑलरेडी पुलिस ये पावर एक्सरसाइज कर रही है, और कब से? 73 से कर रही है। तो क्या बिहार में पुलिस राज कायम हो गया है? क्या पुलिस को कोई जवाबदेही नहीं है? समझिए इस चीज को कि ये जो भ्रम फैलाया गया कि पुलिस राज कायम हो जाएगा, पुलिस अत्याचारी हो जाएगी, आतताई हो जाएगी, हाँ ये ड्रैकोनियन लॉ है, ऑलरेडी पुलिस उसको एक्सरसाइज कर रही है। यानी कि ध्यान दें कि जो आपकी मिलिट्री पुलिस है, ध्यान दें कि आपका जो CISF है, एक स्पेशल पुलिस फोर्स हो गई, वो भी इस पावर को इस्तेमाल कर रही है, और आपकी जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो भी इस पावर को इस्तेमाल कर रही है पहले से। और न ये अराजक हुआ है, न ये अराजक हुआ है, न इसने पुलिस राज कायम किया है, न इसने पुलिस राज कायम किया है, तो कैसे कह देंगे कि आगे कायम कर देगा? अगली चीज कि BSAP को, अब मान लीजिए कि CISF को जो पावर प्राप्त है, चूंकि हम CISF की जगह BISF बना चुके हैं 2017 में, और धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं कि CISF को अपने BISF से रिप्लेस कर रहे हैं कि हमारे लोग लगे, हमारे लोग सुरक्षा दें, तो क्या उनको इस अधिकार की जरूरत नहीं होगी? जहां हम CISF की डिप्लॉयमेंट हटाएंगे और BISF को लगाएंगे, वहां पर उनको इस अधिकार की जरूरत नहीं होगी जिसे CISF कर रही थी, जिसे वो एक्सरसाइज कर रही थी। अगली चीज कि ऐसा नहीं है कि BSAP को ये अधिकार अनंत में प्राप्त हो गया है। ध्यान दें, BSAP इस अधिकार का इस्तेमाल जो करेगी, ध्यान देंगे, वो नोटिफाइड एरिया, नोटिफाइड प्रेमिसेस में नोटिफाइड ऑफिसर के जरिए होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि BSAP इधर रास्ते से जा रही है और आप गुजर रहे हैं, उसको मन आया, उसने आपको पकड़ के बिठा लिया गाड़ी में। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। जहां पर उनकी डिप्लॉयमेंट है, एज फॉर एग्जाम्पल इस कानून में महाबोधि मंदिर का जिक्र किया गया है ना, जो कानून है उसमें महाबोधि मंदिर का जिक्र किया गया है, तो महाबोधि मंदिर का जो परिसर है उसकी सुरक्षा के लिए BSAP तैनात है। अब वहां पर BSAP को अगर कोई सस्पिशियस आइटम नजर आता है, तो जो तैनात अधिकारी है, ये भी नहीं कि कोई BSAP का दूसरा अधिकारी, उस नोटिफाइड एरिया में नोटिफाइड ऑफिसर जो तैनात होगा, उसको ये अधिकार होगा कि वो सर्च करे। वो उसको सस्पिशियस लगता है तो मंदिर की सुरक्षा के लिए लिहाज से वो उसको डिटेन कर सकता है, वो उसको सर्च ले सकता है। यानी ये नहीं कि राह चलते ये अधिकार मिल गया, जहां मन करे वहां सर्च कर लो, जहां मन करे जिसको मन करे पकड़ के गाड़ी में बिठा लो, ऐसा नहीं है। नोटिफाइड प्रेमिसेस में नोटिफाइड अधिकारी द्वारा ही ये पावर इस्तेमाल की जाएंगी। अगली चीज कि अगर उसने आपका सर्च किया, सर्च करने के बाद से उसे लगा कि आप सस्पिशियस आइटम हैं, तो उसने आपको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद ध्यान दें, उसके बाद ऐसा नहीं कि उसे अपने पास रखना है, उस आदमी की कस्टडी डिस्ट्रिक्ट पुलिस को देनी है। उसको जो नियरेस्ट थाना होगा उसको कस्टडी मिलेगी, BSAP कस्टडी में नहीं रख सकता उसको। तो कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल जो भी थर्ड डिग्री इस्तेमाल की जो घटनाएं होती हैं पुलिस प्रताड़ना की, वह डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास जाएगी। इनको डिटेन करना है, सिर्फ डिटेन करके नियरेस्ट पुलिस को, डिस्ट्रिक्ट पुलिस को सौंप देना है। यानी कि इनकी कस्टडी में भी आपको नहीं रहना है। और जब डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास गए तो हैबियस कार्पस वाला सेक्शन लागू हो जाता है। 24 घंटे के भीतर आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस पेश करेगी निकटतम मजिस्ट्रेट के पास, उसके बाद आपका जो होना होगा मजिस्ट्रेट करेगा।
तो ऐसा कुछ नहीं है इस कानून में जिस पर इतना बवाल किया गया और बवाल करने की कोशिश की गई, संसदीय परंपराओं को तार तार किया गया, है ना, और अब भी यही कहा जा रहा है कि गलती हमारे साथ हुई, पिटाई हमारी हुई, वगैरह वगैरह। जो दूसरा ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट है जिस पर ऑब्जेक्शन आया वो था ये कि जो बीसैप के अधिकारी हैं अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं और उस निर्वहन के दौरान उनसे कोई गलती हो जाती है, वो कोई अपराध कर बैठते हैं। तो ऐसे में अपराध, इसमें जो सेक्शन 15 है इसका, सेक्शन 15, ये सेक्शन 15 ये कहता है कि बीसैप के बीसैप के कर्तव्य निर्वहन के क्रम में अगर उसके द्वारा, उसके किसी भी द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा। ये ऑब्जेक्शनेबल है। वास्तव में विपक्ष होमवर्क करके आता तो यहां पर उसको रोकना चाहिए था, क्योंकि नो डाउट यहां पर आप कोर्ट के अधिकार को सीमित कर रहे हैं। कोई भी आदमी भारत के कानून और भारत के संविधान से बड़ा नहीं हो सकता, किन्हीं भी परिस्थितियों में नहीं होना चाहिए। नो डाउट इनको कुछ विपरीत परिस्थितियों में काम करना होता है, तो काम करना होता है तो उसके लिए अस्फा है ना। वो विपरीत परिस्थितियां अब एक राज्य के स्तर पर हो सकती हैं, नो डाउट। उस विपरीत परिस्थितियों में इनको कुछ अतिरिक्त अधिकार मिलने चाहिए, तो वो तो आपने यहां पर दे दिए। अब आपने कहा कि कोर्ट का जो अधिकार है वो संज्ञान नहीं ले सकता। अब कोर्ट संज्ञान लेने में दो चीजें हैं, ध्यान से समझिए। पहली चीज ये कि कोर्ट स्वयं भी संज्ञान लेता है कुछ घटनाओं पर, वो नहीं लेगा। दूसरा कि यदि आप प्रताड़ना के शिकार हुए बीसैप के जरिए और आप अगर जाएंगे, प्रताड़ना के शिकार हुए और आप यदि जाते हैं वहां पर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट में अगर आप केस लेके जाएंगे, पुलिस तो वैसे नहीं करेगी कुछ नहीं, पुलिस के साथ अगर कोर्ट में आप चीजें लेकर के जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोर्ट भी उस पर कॉग्निजेंस नहीं ले सकता तब तक जब तक सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी की रिपोर्ट और लिखित मंजूरी कोर्ट को न मिल जाए। अब ये ऑब्जेक्शनेबल है, ये ऑब्जेक्शनेबल है। वास्तव में विपक्ष ये दावा कर रहा है कि 110 विधायक हमारे पास हैं, तो उनकी शक्ति दिखानी चाहिए थी, इस पर आकर के बहस करना चाहिए था। ये चीज उचित नहीं है, इसका विरोध होना चाहिए था। नो डाउट विपरीत परिस्थितियों में ये लोग काम करते हैं, कुछ अतिरिक्त इनको इम्यूनिटीज मिलनी चाहिए। वो इम्यूनिटीज के तौर पर आपने ये कहा कि सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी की रिपोर्ट उस पर हो, यानी कि आप जाएंगे कोर्ट में कि भाई मेरे साथ हुआ है, तो कोर्ट आपको फिर भेज देगा उसी के अधिकारी के पास, वो जाए उसकी जांच करेगी क्या ये जो कह रहा है वो सही है कि गलत है। उसमें वो सही गलत पाएगा तब वो लिखित मंजूरी देगा और उस लिखित मंजूरी के आधार पे कोर्ट संज्ञान ले सकता है। ये थोड़ी सी प्रोसेस लंबी हो जाती है। प्रोसेस ही लंबा नहीं होता, इसमें प्रोसेस में गड़बड़ होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारता, ये भी नहीं मारेंगे, ये मान के चला जा सकता है। लेकिन इस इम्यूनिटीज में भी कुछ चीजें रखी गई हैं जो आपको समझनी चाहिए। पहली चीज की ये कहता है कि अपराध बीसैप एक्ट के तहत हो तभी ये चीज लागू होगी। बीसैप एक्ट के तहत होने का अर्थ क्या हुआ कि बीसैप के तहत आपको जिस काम में लगाया गया है उस काम को करते वक्त यदि आपने अपराध किया है तो ये लागू होगा। आप गांव गए हैं और आप मान के चल रहे हैं कि कोर्ट तो हमारे अगेंस्ट संज्ञान ही नहीं लेगा, पड़ोसी को पिट दिया आपने कि कोर्ट तो हमारे अगेंस्ट, ऐसा नहीं है। अगर पड़ोसी को पिट दिया तो ध्यान दें, आईपीसी की धाराओं वाले अपराध पर यह लागू नहीं होगा। आप कर्तव्य निर्वहन के क्रम में अगर कोई इस तरह का अपराध करते हैं तब ये लागू होगा, अन्यथा लागू नहीं होगा। अब हम इस बात की चर्चा कर लें कि भाई ये जो इतना बड़ा बवाल सरकार ने पाला, नई चीज लेकर के आई, तो इसकी जरूरत क्या आन पड़ी है अचानक से? भाई क्या नीतीश कुमार कमजोर हो गए, उन्हें डर लगने लगा है कि उनकी पावर कोई छीन लेगा? ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि कहा जा रहा है। देखिए, समय के साथ राज्य के माहौल में चीजें बदली हैं।
पहले हम उसी की बात करते हैं। राज्य के सामाजिक आर्थिक माहौल में परिवर्तन आया है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, हमारे यहाँ अब औद्योगिक निवेश आना शुरू हुआ है, तमाम कंपनियां बिहार की तरफ भी रुख कर रही हैं। हालांकि अभी ये रुख वह नहीं है जो पहले था, जो अन्य राज्यों में, हम पंजाब नहीं बने, हम महाराष्ट्र नहीं बने, लेकिन बनने की दिशा में है। पहले हमारे यहाँ हवाई अड्डा एक पटना हुआ करता था, अब दरभंगा भी है, पटना में हमारी मेट्रो भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब नई हैं, जो पहले नहीं हुआ करती थीं। और जो नई चीज़ें आएंगी, आपके पास मेट्रो आएगा, आपके पास एयरपोर्ट्स आएंगे, तो उनकी सुरक्षा के लिए अलग से पुलिस की ज़रूरत, और वह प्रशिक्षित पुलिस होनी चाहिए, उसकी ज़रूरत जरूर है। उसके साथ अर्थात राज्य के सामाजिक माहौल में, आर्थिक माहौल में बदलाव के अनुरूप आपके पास चीज़ें, आपके पुलिस के संसाधनों में परिवर्तन होने चाहिए, प्रशिक्षण में परिवर्तन होना चाहिए, उनका माइंड सेटअप चेंज होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें समझनी होंगी। ज़रूरत है वक्त की परिवर्तन। दूसरी चीज़ कि केंद्रीय बल जो है हमारे, अभी तक हम इन सब चीज़ों के लिए, हमें महाबोधि मंदिर की सुरक्षा, मैंने कई बार चर्चा की, इसमें आया है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कानून के प्रिम्बल में लिखी हुई हैं, मैं उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ कि आपके यहाँ जो केंद्रीय बल काम कर रहे हैं, जिनको आपने काम पर लगाया हुआ है, महाबोधि मंदिर की सुरक्षा के लिए लगाया हुआ है, या तमाम जो VIPs की सुरक्षा के लिए लगाया हुआ है, इस पर राज्य की निर्भरता लगातार बढ़ रही है, क्योंकि नक्सली हिंसा लगातार बढ़ रही है, सुरक्षा की गतिविधियां जो है वो लगातार गड़बड़ हो रही हैं। और स्थिति क्या है, तो ध्यान से समझें कि 2010 में हमारे यहाँ 23 कंपनियां केंद्रीय सुरक्षा बलों की थीं, 23। 2020 में ये 45 हो गई। इसका अर्थ है कि लगातार केंद्रीय सुरक्षा बलों पर राज्य की निर्भरता बढ़ रही है। केंद्रीय सुरक्षा बल जो होते हैं वो सेंट्रल पेमेंट वाले लोग होते हैं, 7th पे कमीशन वाले हैं। अभी बिहार की पुलिस 7th पे कमीशन वाली नहीं है ना जी, अभी चल रहा है पुराना वाला, अभी रिमूव होना, उसमें काफ़ी चीज़ें ऐड होनी है। तो आपका जो पेमेंट का स्लैब है उनके पेमेंट के स्लैब से अलग होता है, और आप वहां से कंपनी मंगाएंगे तो पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में लगातार केंद्रीय बल पर निर्भरता क्यों बढ़ रही है? क्योंकि माहौल बढ़ा, माहौल बदला तो आपको और प्रशिक्षित पुलिस चाहिए, जो हाईली क्वालिफाइड हो, हाईली प्रशिक्षित हो, वेल ट्रेंड, वेल इक्विप्ड चाहिए, और वो आपके पास नहीं है। तो आप कह रहे हैं केंद्र से कि भेजो, और जब वो आ रहा है तो उसके लिए पेमेंट आपको करना पड़ेगा वो केंद्रीय मानकों के हिसाब से। क्या ये अच्छा नहीं होगा, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वैसी ही पुलिस हमारी भी हो? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि जिस तरह CISF है हमारा, BISF गठित हो, उनको उसी तरह का ट्रेनिंग दिया जाए, उसी तरह की चीजें दी जाए, और उसी तरह से वेल इक्विप्ड फॉर्मेट में उनको तैयार कर दिया जाए कि हमें वहां से न मंगाना पड़े, हमारे अपने लोग हों। अगर ये अपने लोग आएंगे तो जो रोजगार चिल्लाने वाले लोग हैं, बंधुओं समझें कि ये चीज भी तो होगी। कुछ नए नियुक्तियां आएंगी, अभी बिहार पुलिस की नियुक्ति है, उसमें देखिएगा बिहार औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी के लिए अलग से, कल का रिजल्ट आया है, पढ़िएगा, बिहार गोरखा बटालियन के लिए अलग से उसमें सीटें दी गई हैं, बिहार औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी के लिए अलग से सीटें दी गई हैं। वो कहाँ से आ रही हैं? यहीं से आ रही हैं। इनमें नई भर्तियां होंगी, आपको भी नौकरियां मिलेंगी, और सरकार के व्यय में भी कमी आएगी। सेंट्रल पेमेंट नहीं करना है आपको, सेंट्रल की जगह स्टेट का अपना स्लैब है, उसके हिसाब से वो मेंटेन करेगा। अगली चीज की सबसे जरूरी क्या है कि जो BMP आपकी है पुरानी, उस BMP को नया करना है। हमें एक आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित, वेल ट्रेंड नई आर्मी चाहिए, जो राज्य में दंगों को, राज्य की नक्सली हिंसा को नियंत्रित कर सके, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके, और ज़रूरत पड़े तो शांति काल में वो हमारे औद्योगिक प्रतिष्ठानों के, सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों की, VIPs की सुरक्षा कर सके। तो हमें ज़रूरी है एक मल्टी डोमेन एक्सपर्टीज की, और उसके लिए हमें ज़रूरी था कि हम अपने BSAP या BMP को नए तरीके से, नए कानून के जरिए उसे ये अधिकार दें, पावर दें। और ध्यान ये रखना है कि ये जो कुछ हो रहा है कोई एक कदम नहीं है, समझिए,
यह राज्य जैसे जैसे बदला है, इसके माहौल में जैसे परिवर्तन आया है, पुलिस को भी वैसे बदला जा रहा है। बिहार पुलिस के लेवल पर भी ढेर सारे चेंजेज हुए हैं और बीसैप यानी जो बीएमपी है उसके लेवल पर भी ढेर सारे चेंजेज हुए हैं। उन ढेर सारे चेंजेज में से एक चेंज ये कानून भी है। वो ढेर सारे चेंजेज क्या हुए, हम क्रम से समझें इस चीज को कि बिहार पुलिस के संदर्भ में लगातार नई भर्तियां, और ये भर्तियां अगले 5 सालों तक आनी है, आप ये जानते हैं। लगातार भर्तियां हो रही हैं, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की हो रही हैं, स्वाभिमान बटालियन की हो रही हैं, इसके अलावा बिहार पुलिस की हो रही हैं, और ये भर्तियां लगातार होनी है, ये चल रहा है। नए पुलिस थानों का निर्माण किया जा रहा है। जो नए पुलिस भवनों का, कई ऐसे थाने थे जिनमें भवन ही नहीं था, ऐसे ही चल रहा था, तो थाने भी नए बनाए जा रहे हैं, यानी जनसंख्या के अनुपात में थाने डिसेंट्रलाइज किए जा रहे हैं और पुलिस भवनों का निर्माण किया जा रहा है, थाना भवनों का निर्माण किया जा रहा है। अलग से प्रशिक्षण के लिए, भाई पहले हमारा जो प्रशिक्षण था वो पद्मा में होता था, हजारीबाग वो चला गया झारखंड में, हमने राजगीर में अपनी ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है, उसके जरिए हम अपने लोगों को यहाँ राजगीर में ट्रेंड करेंगे। उसके बाद थानों में महिला पुलिस की भर्ती हो रही है, अलग से महिला थाना और आदिवासी मतलब अनुसूचित जाति जनजाति के लिए थाने को स्पेशलाइज किया जा रहा है। उसके बाद से थानों में साइबर सेल का गठन किया जा रहा है, अलग से साइबर पुलिस के उसके लिए वैकेंसी आने वाली है, साइबर सेल अलग से हर थाने में काम करेगा। थाना मैनेजर की बात हो रही है कि थाना मैनेजर अलग से नियुक्त किया जाएगा। उसके साथ सरकार ये कह रही है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन को और पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस दोनों काम को अलग किया जाएगा, अर्थात आईओ वर्ग जो है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वाला जो वर्ग है वो अलग कर दिया जाएगा और जो पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस है उसको अलग कर दिया जाएगा। अभी तक एक थाने में एक जमादार साहब हैं तो वहीं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी होते हैं और रात को उन्हीं को गश्ती भी करनी होती है, ये दोनों को अलग किया जाएगा। इसके साथ में ग्राम कचहरी एक्ट को एक्टिवेट किया गया है कि जितने मामले ग्राम कचहरी में है उधर ही निपटाओ। पुलिस को लिख के देना पड़ता है कि ये मामला हम एफआईआर में इसलिए दर्ज कर रहे हैं क्योंकि ग्राम कचहरी एक्ट के तहत ये नहीं आता, ये हमारे तहत आता है। तो ये सारे जो सुधार हैं वो बिहार पुलिस के लेवल पे किए जा रहे हैं। उसी तरह से बीसैप के लेवल पे यानी बीएमपी के लेवल पर भी ढेर सारे सुधार किए जा रहे हैं। अलग से बीएमपी में दंगा निरोधक दस्ते की 3 टीमें अलग से तैयार की गई हैं जिनको स्पेशली प्रशिक्षित किया जा रहा है कि दंगे कैसे रोकने हैं। 2006 से, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि 2006 से नक्सल मूवमेंट को नियंत्रित करने के लिए इनके अलग दस्ते बनाए गए। उनको नक्सल मूवमेंट से कैसे निपटना है उसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और वो ट्रेनिंग केंद्रीय बलों के साथ दी जा रही है। ट्रेनिंग के पाठ्यक्रम में बीएमपी के ट्रेनिंग के पाठ्यक्रम को मॉडर्नाइज किया गया है। उसके साथ साथ सुविधा ऐप को लॉन्च किया है सरकार ने, जिसमें बीएमपी के सभी जवानों के डेटा एकत्र होंगे और बीएमपी के जवान कब कठोर ड्यूटी पर हैं, कब फटिक ड्यूटी जो कहलाती है उस पर हैं, कब वो अपने उसमें सो रहे हैं, सबकी रिपोर्ट सरकार को मिलेगी। और 2017 में सीआईएसएफ के पैरेलल बीआईएसएफ का गठन किया गया है और ये 2021 में उस बीआईएसएफ या उस बीएमपी को कानूनी रूप से एम्पावर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया है। तो ये कोई एक सुधार नहीं है, सुधारों की, पुलिस सुधारों की एक श्रृंखला राज्य में चल रही है, उसकी एक कड़ी है, ये एकमात्र सुधार नहीं है। चलिए आज डिस्कशन यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।